समझनी है जिंदगी तो पीछे देखिए, लेकिन अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आप आगे देखिए। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन। राज्यसभा में मणिपुर राष्ट्रपति शासन विस्तार प्रस्ताव होगा पेश। लोकसभा में मर्चेंट शिपिंग बिल, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 समेत कई विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना के साथ गैर सरकारी सदस्यों का कार्य दोनों सदनों में सूचीबद्ध। व्यापार पर अमेरिकी बयान पर बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर बना अग्रणी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे किसानों को बड़ी सौगात। 2 अगस्त को जारी करेंगे 20,500 करोड़ की पीएम किसान किस्त। 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। सीधी मदद से खेती को मिलेगा संबल। सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का एक और निर्णायक कदम। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। 4 नई रेल परियोजनाओं और किसान संपदा योजना को स्वीकृति। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमों को किया जाएगा सशक्त। भारत यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच टेलीफोन वार्ता। मोदी को दी दूसरे सबसे लंबे सेवा कार्यकाल की बधाई। आज संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का आखिरी दिन है। आइए अब जानते हैं दोनों सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। वहीं लोकसभा में आज की कार्रवाई के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 4 अगस्त से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 17 दिसंबर 2024 को पेश किए गए गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पर आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भारतीय पतन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। आज प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन का दिन है, जिसके अंतर्गत 26 जुलाई 2024 को पेश किए गए एक संकल्प पर आगे चर्चा जारी रहेगी। वहीं 3 सांसद चर्चा के लिए संकल्प प्रस्तावित करेंगे। आइए बात करते हैं राज्यसभा की। आज संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 4 अगस्त से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 के बीच लिया जाएगा। राज्यसभा में 4 सदस्य अपने संकल्प उपस्थित करेंगे। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 के बीच लिया जाएगा। राज्यसभा में 4 सदस्य अपने संकल्प उपस्थित करेंगे। साथ ही बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए संकल्प पेश करेंगे। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 23 जुलाई 2025 को समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे।
राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को सदन को सूचित किया कि सत्र में कुल 30 घंटे और 6 मिनट का समय बर्बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि सदन को 120 घंटों में 120 प्रश्न और विशेष उल्लेख उठाने का अवसर मिला था, लेकिन केवल 11 ही प्रश्न उठाए गए और 17 विशेष उल्लेखों पर विचार किया गया। उपसभापति ने मॉनसून के दौरान लगातार प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित होने पर चिंता जताई और सदस्यों से इसके लिए आत्मावलोकन की भी अपील की। ऑनरेबल मेंबर्स, आप सबसे अनुरोध भी, इन दिस सेशन वी हैड अपॉर्चुनिटी टू रेज 120 क्वेश्चंस, 120 0 hours and 120 special mentions, where else only 11 questions, 30 hours and 17 special mention could be done. Total time lost was 30 hours and 6 minutes. This time was members' time and not government's business time. Again, I would like to repeat, please, this time was members' time and not government business time. The mandate given by the people has not been fulfilled. It's a high time for us to introspect in the context of resolution unanimously. Please, just listen. Tiruchi, just listen 1 minute. एक बार चेयर को बोलने का 1 मिनट मौका दे, please. The mandate given by the people has not been fulfilled. It's a high time for us to introspect in the context of resolution unanimously adopted by the Rajya Sabha on 1st September 1997 on the occasion of Golden Jubilee of Independence, which inter alia stated, I quote, that the prestige of the Parliament be preserved and enhanced, also by conscious and dignified conformity to the entire regime of rules of procedure and conduct of business of the Houses and directions of the presiding officers leading to orderly conduct of business, more especially by maintaining the inviolability of the question hour, refraining from transgressing into the official areas of the House or from any shouting of slogans. ये हमारा संकल्प था। हम खुद आत्मनिरीक्षण करें कि संसद में अपने लिए गए संकल्प के बारे में हम किस तरह का आचरण कर रहे हैं। प्लीज बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने द्विपक्षीय व्यापार के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर संसद के दोनों सदनों में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करते समय राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत
शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, MSME और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवक, कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया और EFTA देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। संसद में अपनी बात रख रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी पारस्परिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया और दोनों देशों की जनता के साझा लाभ के लिए सहयोग और विकसित एवं सुदृढ़ करने पर बल दिया। शेख मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा में निरंतर सफलता की कामना की। प्रधानमंत्री ने महामहिम को उनकी शुभकामनाओं और भारत के लोगों के प्रति स्नेह व्यक्त करने के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत करीब 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 20,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। बता दें, प्रिय किसान भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहाँ है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने गुरुवार को 6 बड़े फैसलों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NCDC नामक योजना को 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। इस योजना के तहत NCDC को हर वित्त वर्ष 500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे कुल 2000 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। यह राशि बजटीय सहायता के माध्यम से दी जाएगी। NCDC कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देती है। आज उसका कैपिटल 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया ग्रांट इन एड के माध्यम से। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, ये जो लोन्स जाते हैं करीब 8.25 लाख कोऑपरेटिव्स को जाते हैं। 29 करोड़ मेंबर्स हैं जिनके, और 94% फार्मर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए। चाहे खेती के लिए हो, फर्टिलाइजर के लिए हो, प्रोडक्शन के लिए हो, शुगर के, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज के लिए, व्हीट पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए, हर तरीके से उस लोन का एक उपयोग बहुत एक पॉजिटिव तरीके से होता है। अभी हाल ही में मान्यवर श्री अमित शाह जी ने, गृह एवं सहकारिता मंत्री, उन्होंने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2025 की, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। NCDC जो लोन देती है, उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है। नेट NPA 0 है। नेट NPA 0 है। बहुत बड़ी बात है। इस तरह का जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बना है, उस फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो कि एक अच्छा मॉडल बना है देश में, इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए 4 साल में, एवरी ईयर 500 करोड़ रुपीस, ये इस आज की कैबिनेट के अप्रूवल का क्रक्स है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
के लिए 1920 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी है। अब इस योजना के लिए कुल आवंटन 6520 करोड़ रुपए का हो गया है। हम सब जानते हैं कि किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा के टोटल निर्णय। Decisions in the third term itself are more than worth 9 lakh crore rupees. फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरिडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम में। और पिछले बजट में अनाउंस किया था कि 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिएशन यूनिट्स होंगे और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स नहीं खोली जाएगी। तो आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया, 6,520 करोड़ किया गया और नए इरेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया। वहीं केंद्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को 11,169 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क में 574 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं में इटारसी नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर परभणी दोहरीकरण, अलुआबारी रोड न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, डांगापोसी जारोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए ज़रूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, सारी गाड़ियाँ इस सेक्शन से जाती हैं। इसके बाद में अलुआबारी से न्यू जलपाईगुड़ी 3rd and 4th लाइन, ये 57 किलोमीटर्स का बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखें प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट हमारा, हम सब जानते हैं, ये वाला हमारा स्ट्रैटेजिक एरिया है। जो ग्रीन कलर के इसमें दिखाया गया, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक एरिया। अलुआबारी बिहार और बंगाल के इस सेक्शन से निकल के ऊपर सिलीगुड़ी तक जाने का ये सेक्शन, इसको स्ट्रेंथन करना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हर तरीके से, चाहे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, मूवमेंट ऑफ पीपल हो, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ हो, मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। इसके बाद में आता है मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये छत्रपति संभाजी नगर के से लेके परभणी तक का 177 किलोमीटर्स की सिंगल लाइन है। उसकी डबलिंग का प्रपोजल आज अप्रूव हुआ है 2179 करोड़ रुपीस के लिए। और जो इस एरिया में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं और खासकर मराठवाड़ा में जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत है, कई स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिनको पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले जालना जलगांव प्रोजेक्ट भी एक सैंक्शन किया था, वैसा ही ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो जालना के ड्राई पोर्ट को कनेक्ट करता है और काफ़ी सारे जो मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं इंडस्ट्रियल एरिया से उसको कनेक्ट करता है। चौथा रेलवे का प्रोजेक्ट है, ओवरऑल 6th डिसीजन है, वो है डोंगापोसी जरोली 3rd and 4th लाइन। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है और ये पूरा का पूरा स्टील का एरिया है, कंप्लीट स्टील कॉरिडोर है ये सारा का सारा।
यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन, स्टील के लिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन एक मेजर फैक्टर है और जो देश का टारगेट है 300 मिलियन टन एनुअल स्टील प्रोडक्शन। और साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए रखना चाहूँगा, भारत दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। भारत दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया और इस तरह के प्रोजेक्ट से और ज़्यादा उसमें तेजी आएगी। ये प्रोजेक्ट झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे आता है। डोंगापोसी से जरोली के बीच में ऑलरेडी डबल लाइन है, उसको 3rd and 4th लाइन बनाया जाएगा, जिससे करीब करीब 50 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो कैरी कर सकेगी रेलवे। डिजिटल इंडिया का विजन अब वैश्विक पहचान बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डिजिटल भुगतान में दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खास वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। भारत के यूपीआई ने दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यूपीआई की बदौलत फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है। डिजिटल इंडिया यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा शुरू किया गया यूपीआई आज देश में पैसे के लेन देन का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका बन चुका है। NPCI के अनुसार यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। जून 2025 में यूपीआई ने 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ 24.03 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो पिछले साल जून 2024 के 1388 करोड़ ट्रांजैक्शंस की तुलना में 32% की ग्रोथ को दर्शाता है। आज भारत में 85% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए हो रहे हैं, जिसमें 49.1 करोड़ यूजर्स, 6.5 करोड़ बिजनेसमैन और 675 बैंक एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। इतना ही नहीं, यूपीआई अब ग्लोबल लेवल पर भी लगभग 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स को संभाल रहा है। यूपीआई अब भारत से बाहर 7 देशों संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में भी अवेलेबल है। फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत इसके यूरोप में पहले कदम का प्रतीक है, जिससे विदेश में रहने या ट्रैवल करने वाले भारतीयों के लिए पेमेंट करना आसान हो गया है। यूपीआई ने भारत को कैश और कार्ड बेस्ड पेमेंट से दूर ले जाकर डिजिटल डोमिनेटेड इकोनॉमी की ओर बढ़ाया है। ये मंच न केवल बड़े बिजनेस के लिए बल्कि छोटे दुकानदारों और आम लोगों के लिए बन गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मजबूत साधन।